इस वक्त मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। हर कोई अपने हलके में जा रहा है और इत्तेहादियों से राब्ते भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज आर्मी चीफ ने भी 33वें सेंटर कमांडेंट कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत को एतमाद में लिया है और उन्होंने कुर्रम और मोहम्मद का दौरा भी किया, जहां उन्होंने कू के इम्कानात को रद्द कर दिया। आप देख रहे हैं लेकिन, मैं हूं सना बुच्छा। एंड वेलकम टू द शो। इस वक्त मुल्क की सियासत शतरंज का खेल बन चुकी है। एक बड़ी बिसात बिछी हुई है और माहिराना चालें चली जा रही हैं। लेकिन आसाब की इस जंग में कुछ खिलाड़ियों के हाथ पांव अभी से भूल गए हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से हुकूमत पर कब्जे की बातों और साजिशों के तस्करे ने ऐसा माहौल बना दिया जिससे 111 ब्रिगेड हरकत में आने ही चाहती है। लेकिन मोहम्मद में आर्मी चीफ के खिताब ने सियासी शहीद बनने की हुकूमती ख्वाहिश का गला घोंट दिया है। There cannot be a state within a state. Nobody can say कि मैं गवर्नमेंट के ताबे नहीं हूँ. Every institution of this country, including the Ministry of Defence, is under the Prime Minister of Pakistan. प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो तकरीर करके अपने पत्ते सामने रख दिए, लेकिन दूसरी जानिब का इक्का अभी मेज पर नहीं आया। लेकिन मीडिया कुछ ही क्यों ना कहे या तज्जियाकार जितनी भी दूर की कोड़ियां ना लाएं, दुनिया दोनों इतराफ के खिलाड़ी हमारी सोच से कहीं ज्यादा ज़हीन हैं। लेकिन इस खेल का एक बुनियादी उसूल ये भी है कि अगर एक बार शुरू हो जाए तो फिर ये ड्रॉ नहीं होता, बल्कि किसी एक को विथड्रॉ करना ही पड़ता है। ये एक सोची समझी साजिश की खातिर हमारे जवान को और हमारे जनरल को अलग करना चाहते हैं। ये नामालूम, नामासूम और ये बेचारे कमअकल सियासतदान ये नहीं समझते कि उसका अंजाम क्या होगा। उसका अंजाम भयानक है। कुछ अरसा पहले तक जरदारी साहब को मौलवी नवाज शरीफ से खतरा था और वो फौज की वकालत करते नजर आते थे, लेकिन आज उनके वजीर आजम को फौज से ही खतरा महसूस होने लगा है। गो के इस खेल में अभी शह मात का लम्हा तो नहीं आया, लेकिन लगता है कि किसी एक का शाह अब जरूर पिटेगा और मात भी होगी। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे इस मुल्क में गेम चेंजर्स कौन है और मुस्तकबिल करीब में सामने आने वाला मुमकिन मंजरनामा कैसा हो सकता है। इस्लामाबाद में पल पल बदलती सूरत हाल पर हुकूमत और फौज आमने सामने, जानने की कोशिश करेंगे कि कौन करता है किसको चेकमेट। अगर फौज ने हुकूमत को शह मात दी तो किसकी छुट्टी होगी, गिलानी साहब की या जरदारी साहब की या फिर दोनों की। और अगर सिविल हुकूमत ने चेकमेट किया तो कौन रुखसत होगा, जनरल कियानी, जनरल पाशा या फिर दोनों। सियासी पंडितों के मुताबिक ये सिचुएशन एक इस्तीफे पर खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि ये नवाज करामत मोमेंट नहीं बल्कि नवाज मुशर्रफ तनाजा है। और कहीं इन चालों का मकसद पाशा साहब की एक और एक्सटेंशन तो नहीं। हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं इश्यूज पर नजर डालेंगे और हमारे साथ होंगे आज बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। कमिंग अप, परवेज रशीद साहब सेनेटर हैं PMLN के, लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट DG ISI थे, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन हामिद मीर और एडिटर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यूज अंसार अब्बासी साहब। एंड वेलकम बैक टू डेक इन द गेम ऑफ चेस इज ऑन। लेकिन चेकमेट कौन किसको देगा, इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं परवेज रशीद साहब, सेनेटर हैं PMLN के। बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब, अपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हामिद मीर साहब। हामिद साहब, आप ही से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने कहा है कि हमें ख़तरा है, कभी मौलवी नवाज शरीफ से खतरा हो जाता है, कभी फौज से खतरा हो जाता है। कल जिस तरह से उन्होंने बात की कि स्टेट विद इन अ स्टेट, अब ये कि किस तरफ जा रहा है मामला, क्योंकि आज जनरल कियानी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसके बाद हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस हुकूमत को सबसे ज्यादा खतरा तो
अपने आप से ही है, क्योंकि इस हुकूमत ने जब से ये इक़्तिदार में आई है तो इसने जो पिछली हुकूमत की पॉलिसियां थी उनको तब्दील करने में ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। और जब भी किसी सर्कल की तरफ से मुतालबा किया गया कि पिछली हुकूमत की पॉलिसी को तब्दील करें तो इन्होंने कहा जी कि हमारी मुफाहमत चल रही है इनके साथ। लेकिन वक्त ने और हालात ने साबित किया है कि इनका फैसला गलत था। और नवाज शरीफ साहब ने जब 2 साल पहले ये कहा था कि जनरल कियानी को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए तो इन्होंने उस वक्त उनकी बात नहीं सुनी थी। और फिर आपको याद होगा कि जब एबटाबाद कमीशन के बाद जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा था तो उसमें जब चौधरी निसार अली खान साहब ने और परवेज रशीद साहब ने और दीगर लोगों ने जब ये सवाल उठाया था कि क्या ये हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इस एटमी ताकत की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी हुई तो क्या किसी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो उस पर उस वक्त पीपल्स पार्टी और काफ लीग के जो अरकान थे उन्होंने हूटिंग की थी जो लोग इस वक्त ये सवाल उठा रहे थे। तो आज पीपल्स पार्टी जो है और प्राइम मिनिस्टर गिलानी कहते हैं जी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश तो बिल्कुल इनके खिलाफ हो रही है, लेकिन साजिश इसलिए हो रही है कि जब 2 साल पहले इन्हें उस साजिश से खबरदार किया गया तो उस वक्त इन्होंने ये बात नहीं सुनी। और जनरल कियानी अगर ये कहते हैं कि फौज मार्शल में नहीं आ रही और असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं तो असल इशू जो है वो पाकिस्तान के बहुत से हैं, लेकिन असल इशू ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो वज़ीर आज़म साहब के कंट्रोल में नहीं है। एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान की जो सरहदी हदूद हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज की है, लेकिन ये बार बार पाकिस्तान की फौज नाकाम हो जाती है। 2 मई को भी नाकाम हुई, फिर मेरान बेस कराची में हमला हुआ वहां पे भी नाकाम हुई। सलाला जो चेक पोस्ट है वहां पे 2 घंटे तक जो हेलीकॉप्टर हैं अमेरिका के 2 घंटे तक बमबारी करते रहे। 2 घंटे तक पाकिस्तान एयरफोर्स कहाँ थी, पाकिस्तान आर्मी की बैकअप फोर्स कहाँ थी, ये वो सवालात हैं, ये भी पाकिस्तान के अहम इश्यूज हैं। जब इनसे इनके जवाबात मांगे जाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी कि जो ये हुकूमत है ये बड़ी करप्ट है। तो इस करप्ट हुकूमत के साथ जो एनआरओ हुआ था उस एनआरओ में भी तो जनरल कियानी शामिल थे। तो अगर एनआरओ गलत है तो फिर जनरल कियानी का किरदार भी गलत है। तो जनरल कियानी को चाहिए कि वो जरा वजाहत करें कि असल इश्यूज और कौन कौन से हैं और मार्शल लॉ की अफवाहें क्यों फैलती हैं। क्या वो ये नहीं जानते कि उनके अपने सबॉर्डिनेट जो हैं वो कहते हैं कि पार्लिमानी डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है और इसके लिए बाकायदा वो लॉबिंग करते हैं। अगर उन्हें किसी का नाम चाहिए तो मुझे बुला लें, मैं उनको बता दूंगा कि उनका कौन कौन सा जर्नैल जो है वो पार्लिमानी डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या क्या लॉबिंग और क्या क्या साजिश कर रहा है। जी अंसार साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हामिद मीर की, मैं चाहूंगी कि आप इस पर ज़रा बात कर दीजिएगा क्योंकि अगर कियानी साहब को एक्सटेंशन देने की बात की जाए जो कि हमारी फौज की जो मिस्टेक्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उन पर भी नज़र डालें तो एक लंबी फहरिस्त है। हुकूमत तो खैर नाकाम है ही, हम तो ये शुरू से सुन रहे हैं, बल्कि 2009 में ये विकीलीक्स ने भी इंकशाफ किया था कि एम्बेसडर जो थे उस वक्त के यूनाइटेड स्टेट्स के वो भी चाहते थे कि पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से जरदारी साहब को खैर बात कहा जाए, लेकिन उस वक्त जनरल कियानी ने कहा था कि मुझे इन पर ज़्यादा भरोसा है बाकी पॉलिटिशियन से। तो आज क्या हो गया है? देखें, ये बात जो है जनरली जो मीर साहब ने बात की ठीक है कि ज़ाहिर है कि जी सिविल रूल होना चाहिए, सब कहते हैं यही होना चाहिए और पार्लियामेंट की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, लेकिन क्या पार्लियामेंट की एम्पावरमेंट इस वक्त है कि नहीं। बुनियादी देखें जो सवाल है, आज तक तो पाशा साहब भी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छे थे और इसी तरीके से जनरल कियानी साहब भी बहुत अच्छे थे। मई 2 का वाक़या था, वो तो बहुत बड़ी ग्रेट विक्ट्री था प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और प्रेसिडेंट साहब ने अपलॉड किया उसको वाशिंगटन पोस्ट में अपने मजमून में, बहुत उसको भी सराहा कि जैसे कि पता नहीं हमने क्या कमा लिया। मसला ये है कि उस वक्त हमने डिमांड किया कि जी कमीशन बनना चाहिए और जितने भी वाक़यात हुए, देखें जब कराची में वाक़या हुआ जो नेवल बेस पे, हमारी डिमांड रही, हम लिखते रहे, बोलते रहे कि उसके ऊपर भी कमीशन बैठाएं, कोई कमीशन नहीं बैठाया गया। जब मजबूरन मई 2 का कमीशन बनाया गया, अपनी मर्ज़ी का कमीशन है उनका, जिन लोगों को बैठाया अपनी मर्ज़ी से बैठाया और आज उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है। लेकिन बुनियादी बात देखें, ये जो सारी सिचुएशन चेंज हुई, आधी रात को उठ के तो आपने चीफ साहब को एक्सटेंशन दी थी 3 साल की, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हमने तो नहीं दी थी, पार्लियामेंट ने तो नहीं दी थी, ये तो आपने बादशाहों की तरह अपना काम किया। बुनियादी बात यह है कि जब से ये मेमो गेट का मसला आया, यहाँ से इनके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। वो कहते हैं इनके लिए नॉन इशू है और आर्मी के लिए, और मैं पर्सनली मैं खुद फील करता हूँ कि ये इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। कॉन्स्पिरेसी क्या जरदारी साहब के अगेंस्ट है, पाकिस्तान के अगेंस्ट है, आर्मी के अगेंस्ट है, जिसके अगेंस्ट भी है,
इसको जब तक आप थॉरली और बड़े सीरियसनेस के साथ प्रोब नहीं करेंगे तो ये इसको छोड़ देना नॉन इशू कह के और ये कह देना कि जी ये तो एक कागज़ का परंदा है, ये सारी लेम एक्सक्यूजेज हैं। आप तो इलेक्टेड, आप तो कहते हैं 2/3 मेजोरिटी से आपको इलेक्ट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम भी यही कहते हैं कि आपको किया है। जब कोई बंदा कोई गलत काम करता है तो आप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इंडिविजुअल्स को प्रेफर कर देते हैं, उस वक्त आप कुछ और बात करते हैं। अभी आप बिल्कुल ही आपने यू टर्न ले लिया ऑल ऑफ अ सडन, और आप पिछली इनकी 3 साल की स्टेटमेंट देखें, तारीफें कर करके थक जाते हैं ये, और कहते हैं कि जी हमारे नीचे आर्मी है, हमारे नीचे आर्मी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने ये कहा कि हम रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिफॉर्म जरूर करें, आप मिलिट्री को, आईएसआई को रिफॉर्म करें ताकि वो पॉलिटिक्स की तरफ आने का सोचें भी ना, लेकिन दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बर्बाद कर दें इस इंस्टीट्यूशन को, इन इंस्टीट्यूशन को बर्बादी से बचाना चाहिए और इन इंस्टीट्यूशन को इस तरह रिफॉर्म करें कि पाकिस्तान की, हमारे प्रोग्रेस के लिए, पाकिस्तान के लिए और जो डेमोक्रेसी, जो आइन हमारी नहीं अंसार साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कि आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को इसमें करना चाहिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के मसले अपनी जगह, लेकिन आज आपने भी लिखा है और यही कहा है कि कल जो पीएम गिलानी की बात थी, जो उन्होंने इल्जाम लगाया या जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, वो इंसल्टिंग थी। आप नहीं समझते आज जो जिस तरह से गुफ्तगू की जनरल कियानी ने, वो भी एक तरह से इंसल्टिंग है कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द रियल इशूज? आपको लगता है ये बात कहनी चाहिए थी उनको? देखें, मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं आपको कि ये जिस तरह ये बातें, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर हों और बेशक आर्मी चीफ हों, डिफरेंसेस हों भी, तो पब्लिकली दोनों को बातें ये नहीं करनी चाहिए। ये एक असूल की बात है और ये दोनों के लिए लाजमी है ये बात। ठीक है, ओके परवेज रशीद साहब, ठीक है परवेज रशीद साहब, आप पर आते हैं, क्योंकि ये बता दीजिएगा, ये बल्कि फरमा दीजिएगा कि मेमो गेट एक बड़ा अहम इशू है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और वो एक्चुअल में एक इशू है, जिस तरह से जनरल कियानी भी कहते हैं, जनरल पाशा भी कहते हैं, और बात वहां पर है। दूसरी तरफ गिलानी साहब कहते हैं कि ये इशू नहीं है क्योंकि जनरल जिम जोन्स ने कह दिया है और वो खुद आने के लिए भी तैयार है पाकिस्तान में, और ये बात खत्म हो जाती है, किसी ने इस मेमो को सीरियसली नहीं लिया। यहाँ तक हम क्यों इसको एडमिट नहीं कर पाते? वही अमरीकी जो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बन सकते हैं, जब वही कह रहे हैं कि कोई थ्रेट नहीं था, तो व्हाई कांट वी लेट इट गो? देखिए, हमने तो इस पे कोई ऐसी बात नहीं की जो कि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड से मुख्तलिफ हो। जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा अहम इशू सामने आया है जिस पे पूरी कौम किसी हिजान में मुब्तला हुई है, तो हमने कोई फतवा जारी नहीं किया, हमने किसी को मुजरिम नहीं ठहराया, बल्कि हमने किसी को मुल्ज़म भी नहीं ठहराया। हमने तो यही कहा है कि मामले की शफाफ तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। अगर हुकूमत इसमें पहल कर लेती और खुद इस तहकीक को, तफ्तीश को करना शुरू कर देती, तो शायद मामला वहीं पे सुलझ जाता। हुकूमत ने इसको अवॉइड करने की कोशिश की। फैसलाबाद के जलसे में आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर कमीशन बना दिया जाता है तो फिर हम उस कमीशन के जरिए अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने चूंकि 3 दिन में वो कमीशन नहीं बनाया, तो हमारे लिए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मामले को तय करने की कोशिश करते। हमने वही किया जो कि आईनी तौर पर, जमहूरी तौर पर किसी भी जमात का हक हो सकता है, पाकिस्तान के किसी फर्द का भी हक हासिल है कि वो ये काम सुप्रीम कोर्ट में चल के कर सकता था। हमारी जमात ने एक इंतहाई जिम्मेदारी के साथ किया ताकि एक ऐसा मसला जिसने पूरी कौम को हिजान में मुब्तला कर चुका है और जो पूरा बैनुल अक़वामी प्रेस का में आ रही हैं बातें, तो किसी न किसी को तो इसमें पहल करनी थी कि मालूम किया जा सके कि ये वाकया हुआ क्या है, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। हमने तो अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश की है। अगर हुकूमत इसमें जिम्मेदारी से काम लेती और वजीर आजम साहब वाकई वजीर आजम बनते, और देखिए जैसे इंसार साहब ने भी कहा और ये चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्हें पूरी पार्लियामेंट ने उन्हें वजीर आजम मुंतखब किया था। ये एक बड़ा वाकया है पाकिस्तान की तारीख में। वो भी पूरी पार्लियामेंट के, पूरी पाकिस्तानी कौम के वजीर आजम बनकर सोचते, किसी एक ग्रोह के वजीर आजम बनकर नहीं सोचते, तो शायद मामलात सुलझ जाते। लेकिन वजीर आजम ने तो अपनी जिम्मेदारी उस वक्त पूरी नहीं की, पूरी कौम के वजीर आजम नहीं बने वो, और एक ग्रोह के वजीर आजम बने। कल भी जो उन्होंने तकरीर की वो उन्होंने ग्रोह की
नुमाइंदगी करने की कोशिश तो की। शहबाज शरीफ साहब ने जो आज जो गुफ्तगू की वो किस हवाले से की? क्या उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की, या उन्होंने दिफा किया फौज का? मतलब उनका रोल और आज उनकी जो गुफ्तगू थी वो उन्होंने किस हवाले से की है? शहबाज साहब ने जो बात की है गालिबन वो बात ऐसी है कि हमें अपने ही अदारों के बारे में इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई इस तरह का हमें नजर नहीं आती किस इस तरह की कोई कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का वाकया होने जा रहा है जिसकी तरफ वजीर आजम साहब इशारा कर रहे थे। बल्कि मैं तो इतना भी कहूँगा कि अगर इस तरह का कोई वाकया हो रहा होता तो शायद वजीर आजम साहब इस तरह की तकरीर ना करते, बल्कि फूलों का हार लेकर खड़े हो जाते उन लोगों के लिए जो कोई इस तरह का कदम उठाने वाले होते। मखदूम साहब माजी में भी रहे हैं, हिस्सा रहे हैं इस तरह के। परवेज रशीद साहब, सीएम पंजाब अगर पीएम को डिफेंड करते हैं या अपने आप को डिफेंड करते हैं या पंजाब की पॉलिटिक्स को डिफेंड करते हैं या फिर पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं तो वो फिर गिलानी साहब के लिए कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जायज़ है। लेकिन अगर गिलानी साहब अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कुछ कह दें और ऐसी बात जिसमें कुछ सच्चाई भी हो, तो इससे एतराज क्यों है? देखिए, हमें उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। नहीं, आप नहीं मानते कि स्टेट विद इन अ स्टेट है? मेरा कहना ये है कि पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले हो रहे हैं वही फैसले हैं। फॉरेन पॉलिसी पार्लियामेंट डिक्टेट कर रही है, हाँ या ना? परवेज रशीद साहब, यस या नो? अगर वजीर आजम साहब को कोई इस किस्म का खतरा महसूस होता है तो वजीर आजम साहब को फिर चाहिए था कि वो खुलकर बात करें। वजीर आजम साहब उन लोगों को बेनकाब करने की बात करते, वजीर आजम साहब उनका नाम लेने की कोशिश करते, क्योंकि मेरे इल्म में तो इस तरह की या हमें तो कोई इस किस्म का चीज नजर नहीं आई कि इस किस्म का बात हो रही हो। अगर इस वक्त मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है तो वजीर आजम साहब को भी सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात कर लेनी चाहिए। वजीर आजम साहब सुप्रीम कोर्ट में गए भी हैं, उन्होंने अपना वहाँ पे इनका अटॉर्नी जनरल। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका जाएं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बचाने के लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी कोई ऐसा कोई काम ना करे, कोई इकदाम ना उठाए। नहीं, उसके बाद हम दोनों जमातों के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बातें लिख दी गई थी और जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसका खुद प्रीएम्बल में भी उसका जिक्र किया गया था कि जो माजी के वाकयात हैं, माजी में जो भी कुछ किया गया कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ होगा वो ठीक नहीं था। हमने अपने तजर्बों से, अपनी गलतियों से सीखा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो इस बात का इजहार था कि अगर आइंदा के लिए हमें मामलात को किस तरीके से तय करना चाहिए और उसमें इसका तरीकाकार लिख दिया गया था। ठीक है, ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो हाँ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंसार अब्बासी साहब हैं, परवेज रशीद साहब हैं एंड जनरल बट विल आल्सो जॉइन अस।